सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव और वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है एडवांटेज ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, यानी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन के वेपर कंप्रेशन के ऊपर क्या एडवांटेज है उसको देख लेते हैं। तो in the vapor absorption system the only moving part of the entire system is pump which has a small motor। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है, इस वाले डायग्राम में जो है यहाँ पे देखोगे तो इस पूरी असेंबली के अंदर जो लगा हुआ है, ये सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर केवल एक पंप है जो ही क्या एक मूविंग पार्ट है। हमने क्या है पूरे कंप्रेसर को इस पूरी डिवाइस के साथ क्या करा, हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो एक पंप है जो कि क्या है एक मूविंग पार्ट है, उसके अलावा कोई भी हमारा मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये पंप है जो बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है, एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब करता है, तो ये बहुत ही कम है अगर ओवरऑल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के कंपैरिजन में बात की जाए, जिसमें एक हैवी कंप्रेसर यूज़ होता है। यहाँ पे ऐसा बहुत जो है कोई एक कहते थे अप्रिशिएबल या कह सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगर करा जा सके ऐसा कोई मूविंग पार्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पंप है वो बहुत ही छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजेस हीट एनर्जी टू चेंज द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपरेटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर सकते। जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो हमारा हीट एनर्जी, डायरेक्ट हीट एनर्जी से वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये ऐसी जगहों पे यूज़ होता है रिमोट एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा सकते, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। द वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ मैकेनिकल एनर्जी टू चेंज द कंडीशन टू द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द, हाँ ये चीज़ हम पहले डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हमको कंप्रेसर को चलाना होता है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पहले हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं ड्यू टू मोटर, और फिर उसको क्या करते हैं हम जो है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी से हम वर्क कराते हैं कंप्रेसर का। ठीक, फिर क्या है द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आर यूजुअली डिज़ाइन टू यूज़ स्टीम ईदर एट हाई प्रेशर और एट लो प्रेशर। हाँ, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करी जाती है कि वो जल्दी हीट जो सोर्स है वो किस तरह से हम बॉयलर को किस तरह से या जनरेटर को कैसे गर्म कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करा के, या क्या करते हैं इसको उसके अंदर ना एक हीट एक्सचेंजर लगा दें जिसके अंदर हम हॉट पाइप के थ्रू जो है हॉट वाटर उसके अंदर फ्लो करा देते हैं। और वो हॉट वाटर्स की वजह से क्या होता है कि जो है हमारा ये थिक सोल्यूशन जो जनरेटर के अंदर है, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कॉइल है ना, ये स्टीम कॉइल, या तो हम यहाँ से नीचे हीट सोर्स लगा दें और जनरेटर को गर्म कर दें। दूसरा क्या है, या हम पाइप के थ्रू हॉट जो है वाटर या स्टीम को हम इसके अंदर जो है इस पाइप के थ्रू एंटर कराएं, जिससे क्या होता है कि जब ये इस थिक सोल्यूशन जो अमोनिया और वाटर का सोल्यूशन है उसके अंदर जब एक कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी हीट उसको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम कंप्रेशन में हम जो है इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हमें सीधा कंप्रेसर की ही ज़रूरत होती है। उसके अलावा क्या है, द वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑपरेट एट रेड्यूस इवेपरेटर प्रेशर and temperature by increasing the steam pressure to generator with a little decrease in the capacity of the vapor compression system drops rapidly with lower the evaporator। हाँ, ये कहने का मतलब है, कह रहा है कि जो हमारा इवेपरेटर है वो रिड्यूस प्रेशर यानी बहुत लो प्रेशर के ऊपर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और अगर मैं उसका प्रेशर ज़रा सा भी इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम है जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे कि अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, तभी क्या होता है जहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है, अगर यहाँ पे एब्जॉर्बर में देखोगे अगर ये टेम्परेचर कम है तो लो टेम्परेचर पे अमोनिया और वाटर की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर मान लिया इसका जो है प्रेशर में बढ़ाऊँगा और तो क्या होगा, प्रेशर के साथ साथ क्या है इसका जो है
टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंट्रोल वॉल्यूम डिवाइस है, तो वॉल्यूम तो हमने फिक्स कर रखा है, लेकिन उसके वजह से क्या, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा मेरा तो क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाता है कि अमोनिया अच्छे से वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। अगर ये अच्छे से तभी एब्जॉर्ब होगी जब टेम्परेचर कम होगा। अब ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कहने का मतलब जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं इधर से होगी तो यहाँ से जो अमोनिया को जो ड्राइविंग फोर्स मिलने वाली थी वो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होने लगी, क्योंकि यहाँ से जितने जो है जिस रेट के साथ अमोनिया को या रेफ्रिजरेंट जो हमारा है अमोनिया उसको पास होना चाहिए वो अच्छे से पास नहीं हो पाती। इसी वजह से क्या होता है कि इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने लगती है, यानी जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसको देना चाहिए वो उतने अमाउंट ऑफ हीट वो ले ही नहीं पाता, क्योंकि जो है रेफ्रिजरेंट का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो है प्रेशर जो है हम जनरली लो रखते हैं। और अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूंगा इधर के साइड में प्रेशर को, अगर मैं इवेपोरेटर प्रेशर को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका एक तो कह सकते हो ये ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा लो प्रेशर पे काम करता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। अगर इवेपोरेटर का लो प्रेशर और लो टेम्परेचर ही होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा क्या है, द लोड वेरिएशन डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अगर लोड में वेरिएशन है, ठीक है, अगर मान लो कि कम या ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, अगर थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं जो है आता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, या सिस्टम के ऊपर या पूरी मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, वो कमोबेश उसकी COP लगभग सेम है। द लोड वेरिएशन आर मेड बाय कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एक्वा सर्कुलेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम सप्लाई टू जनरेटर। हाँ, सीधी सी बात है कि जितनी अमाउंट ऑफ अमोनिया इस इवेपोरेटर के थ्रू पास होगी उतना ही ज़्यादा जो है हमको कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे इस चैम्बर में जहाँ भी इसको कूल करना है वो देखने को मिलेगा। तो अमोनिया का जो इवेपोरेशन है वो यहाँ से कंट्रोल करा जा सकता है। हीट ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से ज़्यादा अमोनिया जनरेट होकर इधर आ जाएगी वेपराइज होके, और अगर हीट कम प्रोवाइड करेंगे तो अमोनिया जो है यहाँ से कम होके जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम जो है यहाँ से इस स्टीम के थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ से इसके अंदर कितनी अमोनिया होके जाएगी वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। अगर ज़्यादा स्टीम प्रोवाइड करा देंगे यानी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो अमोनिया ज़्यादा वेपराइज होगी और यहाँ से जो है ज़्यादा अमाउंट भी होगी। देखो यहाँ से कहीं आगे कहीं बढ़ तो रही नहीं है, तो ये इसी पाइप से कनेक्ट है, जितना ज़्यादा इसमें जाएगी उतना ही इससे यहाँ से वापस आएगी, इस इवेपोरेटर के थ्रू भी पास होगी। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि ये यहाँ से इवेपोरेटर से ज़्यादा अमोनिया पास होगी और ज़्यादा हीट अपने साथ लेके जाएगी, ठीक है। अगर कम करते हैं कम स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो कम अमोनिया वेपराइज होगी और इसके थ्रू कम अमोनिया पास होगी, तो यहाँ से कम हीट लेके जाएगी, ठीक है। अब क्या है, फिर देखिए आगे क्या बताता है, आगे बता रहा है हाँ ये लोड वेरिएशन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। द लोड वेरिएशन डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। द लोड वेरिएशन आर मेड बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ द एक्वा सर्कुलेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ, हाँ ये इस चीज़ को मैं बात कर ही चुका हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर कंप्रेसर सिस्टम आर पार्शियली लोड इज वेरी पुअर। हाँ, पार्शियली लोड पे क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी वेपर कंप्रेशन की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम एट पार्शियल लोड इज पुअर। जो वेपर कंप्रेसर है जिसमें कंप्रेसर का यूज़ कर देते हैं, अगर वो उसमें पार्शियल लोड की कंडीशन आती है, ठीक है, यानी हमारा जो लोड है वो अगर लो है, कहने का मतलब पार्शियली है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी COP जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। लेकिन इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द इवेपोरेटर हैज़ नो इफेक्ट on the system except that reducing the refrigerant effect। कोई खास उतना नहीं है, ये बता रहा है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर को छोड़ता है तो उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता है सिस्टम के ऊपर,
वो केवल ये क्या करता है कि वो एक्सेप्ट दैट रिड्यूसिंग द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो केवल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को रिड्यूस करता है और उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी बिल्ड इन द कैपेसिटी वेल अबव 1000 टन। ठीक है, हाँ सही सुना आपने कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो 1000 टन कैपेसिटी का भी बनाया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी बहुत है, आप देख रहे होगे, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये मशीन ना बहुत हैवी मशीन होती है। आप गूगल सर्च करके देखिएगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या है। तो जनरली जो बड़े प्लांट्स बनाए जाते हैं ना, जैसे आइसक्रीम का है, या जहाँ पे आप देखे होगे कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ बनती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिस्टम लगा होता है वो जनरली वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है ये लगाया जाता है वहाँ पे। अब बर्फ़ कोई ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ तो है नहीं, खास करके इंडिया की बात करें, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि मान लिया कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है और हमको डेली से जो है बर्फ़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो 500 किलोमीटर हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जो वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा देते हैं हम। तो ऐसा तो भाई कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में पिघल जाएगी बर्फ़। तो हमें जो है क्या है कि एक बड़ी फैक्ट्री लगाने के कम से अच्छा है कि हम क्या करें, हम छोटी छोटी ऐसी फैक्ट्रीज़ लगा देते हैं दूर दूर लोकेशंस में। ठीक है, मान लिया कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो है अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती है, उसके इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। एक फैक्ट्री लगाने के लिए वो सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, उसके बाहर वाली चीज़ है। लेकिन क्या है कि हम वहाँ पे इसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मान लिया उसकी रिक्वायरमेंट हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है इसका, तो उनको अलग अलग शहरों में भेजना है, तो वो ट्रांसपोर्ट के दौरान ही वो क्या खत्म जो है, वो हमारी बर्फ़ है वो गल जाएंगी। तो इस वजह से क्या करते हैं हम जो है ऐसी फैक्ट्रीज़ को थोड़ा रिमोट एरिया में लगा देते हैं। हाँ, ठीक है, जिससे क्या है कि ट्रांसपोर्ट में जो समय लगता है ट्रांसपोर्टेशन में वो कम से कम हो, और इस वजह से जो है अच्छे से वो चीज़ें वहाँ पे पहुँच जाएँ बिना ख़राब हुए जो है जो हमारी बर्फ़ है। तो हम क्या करते हैं जनरली ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ही लगा देते हैं वहाँ पे, और वो क्या करता है कि उसकी कैपेसिटी अच्छी है और वो जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है हमारी बर्फ़ हमारी बना सकता है। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट भाई इसका ज़्यादा चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि मशीन है बड़ी, तो इसके लिए हमको जगह की भी ज़रूरत होती है। तो जनरली ये रिमोट एरिया में ज़मीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये सिस्टम आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक, इस चीज़ को हम उसी दिन डिस्कस कर लिए थे कि सीओपी कैसे निकालनी है, और आज ये वेपर एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाता है। एक ये टॉपिक आपका जो रह जाता है वो ये है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोफ्लक्स जो है अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेशन। ये क्या है, एकदम सेम पहले जैसा ही है, वेपर एब्जॉर्प्शन का कहते हैं ना, बस जुड़वा भाई है एकदम। बट इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें 2 के बजाय 3 जो है हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, 3 फ्लूइड यूज़ होता है। कौन कौन सा? अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। देखो अमोनिया और वाटर का तो हमने पहले ही समझ लिया है, ठीक है, अमोनिया और वाटर को हमने पहले ही समझ लिया है, ये ठीक पहले जैसे वेपर एब्जॉर्प्शन का एकदम सेम जैसे ही है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, देखो इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रोफ्लक्स ये इसकी कुछ हिस्ट्री दे रखी है कि किसने बनाया। द डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय स्वीडिश इंजीनियर कार्ल मुंटर्स एंड बाल्जर वन, जो कुछ भी है, एनीवे इनके नाम थोड़े अजीब होते हैं। तो इन्होंने जो है इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बनाया था करीब 1925 के दौरान कहीं, और उनका मेन मकसद ये था कि जो वहाँ पे हम पंप यूज़ करते हैं ना, एक छोटा सा पंप यूज़ करते थे एब्जॉर्बर के बाद इस सॉल्यूशन को यहाँ पे पहुँचाने के लिए जनरेटर के अंदर, तो उसको भी क्या करें, एलिमिनेट कर दें हमें, मतलब कोई भी मूविंग पार्ट इसके अंदर ना रहे। तो उसके लिए इन्होंने ये बनाया। और अब भाई कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा कि हमको ऐसी कोई चीज़ बनानी होगी कि यहाँ से ये फ्लूइड अपने आप यहाँ से
जो है हमारा जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑब्जर्वर के अंदर बन जाता है अमोनिया और वाटर का, वो क्या करे अपने आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ प्रेशर जो है थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे फ्लूइड अपने आप यहाँ से यहाँ तक का चला जाए। ठीक, और इसका प्रेशर भी क्या हो, इसके कंपैरिजन में इसका प्रेशर थोड़ा और कम हो, जिसकी वजह से क्या है ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आसानी से चला जाए। या फिर कुछ ऐसा सिस्टम लगा देते हैं है ग्रेविटी के कि इस इवेपोरेटर को थोड़ा ऊंचा ऊपर के रख देंगे, जिससे क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से जो है हमारा जो सोल्यूशन है अमोनिया और वाटर का वो अपने आप इसके अंदर चला जाए। अब यहाँ पे देखिएगा तो हमने क्या लगाया, हमने जब हमारा अमोनिया यहाँ पे पहुँचती है इवेपोरेटर के अंदर तो यहाँ पे क्या करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को मिला देते हैं। अब हाइड्रोजन गैस मिलाने से क्या होगा कि क्या होगा, द अमोनिया इज़ यूज इन द रेफ्रिजरेंट बिकॉज, हाँ ठीक है, हाँ ये यहाँ पे देखो द हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट गैस, ये तो सबको पता हाइड्रोजन बहुत ही लाइट है, कि हाइड्रोजन से लाइट कोई गैस होती नहीं है। ये है, ये क्या करता है, इट इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया पासिंग थ्रू द इवेपोरेटर। ठीक, ये क्या कर देता है कि ये अमोनिया जितनी यहाँ से पास होनी है उसका रेट इसको इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को क्या करता है ये डिक्रीज़ कर देता है। ये प्रेशर अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है बहुत ही लाइट गैस है, तो जब अमोनिया के साथ मिक्स होगी तो यहाँ पे अगर मान लिया कि बहुत ज़्यादा अमोनिया है, प्योर अमोनिया थी पहले, मान लिया प्योर अमोनिया यहाँ से पास हो रही थी, तो क्या है अमोनिया में जो है एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जो है होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अमोनिया का जो एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो कितने हो गए 7 इसके, नाइट्रोजन के 3 हो गए, हाइड्रोजन के तो 7 3 10, एटॉमिक वेट मिलाएंगे तो 20, करीब 20 हो गया। ठीक, और हाइड्रोजन का वही 2 हो गया। तो अब देखो कहाँ 20 और कहाँ 2, तो ये 10 गुना अमोनिया जो है हाइड्रोजन से भारी है। तो अब मान लिया कि इस इवेपोरेटर के अंदर पहले पूरी की पूरी अमोनिया भरी हुई थी, तब उस दरमियान क्या होता था कि ये अमोनिया भारी है तो ये आसानी से इसके थ्रू पास नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, इसको बुयांसी फोर्स नहीं मिल पाती। अब मैंने क्या करा कि इसमें हाइड्रोजन मिला दिया, तो क्या है कि मान लिया अब आधा हाइड्रोजन हो गई, वॉल्यूम वाइज मान लिया कि आधे आधे मान लेते हैं एक जस्ट समझने के लिए, कि मान लिया पहले आधी अमोनिया थी, अभी आधा हमने पूरी फुल अमोनिया थी, अभी क्या क्या 50% जो है वॉल्यूम वाइज हमने हाइड्रोजन मिला दिया और 50% हमने अमोनिया मिला दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये मान लिया कि पूरा जैसे अब कितने परसेंट इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा। भाई पहले ये क्या था, मान लिया कि पूरा 20 था। ठीक है, मान लो कि ये 2, ऐसा मान लो कि यहाँ पे 2 जो है अमोनिया के मालिक्यूल्स आए थे, एक इधर और एक इधर, तो ये पूरा कितना हो गया, इसका वेट 40। ठीक है, 20 इधर का 20 उधर का। ठीक है, एक मालिक्यूल इधर था, एक मालिक्यूल, अब एक मालिक्यूल्स को हमने हटा के उसके जगह एक मालिक्यूल हाइड्रोजन का डाल दिया, तो इधर वाला तो अमोनिया का 20 हो गया और प्लस इस वाले को हमने रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो वो कितना हो गया 22। तो कहाँ 40 पहले था और अभी कितना हो गया 22। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये लाइट हो जाती है। ठीक है, इस इवेपोरेटर का जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब ये डिक्रीज़ हो जाएगा जो है तो ये अमोनिया को आसानी से उसके अंदर फ्लो कर सकती है, क्योंकि अब ये लाइट वेट हो गई है। तो हाइड्रोजन का मेन मकसद ये है, इसके अंदर जब यूज़ करा जाएगा तो ये फिर क्या करते हैं ऑब्जॉर्वर में जब इसको भेजते हैं, तो ऑब्जॉर्वर में देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पानी में तो मिक्स होती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है। अब वाटर का एटॉमिक वेट होता है 18, अमोनिया का 20, तो लगभग एक जैसा एटॉमिक वेट काफ़ी क्लोज हैं, तो वो क्या करते हैं आसानी से जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, टेम्परेचर लो करेंगे अमोनिया और वाटर। वही हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 2, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है लाइट वेट है, इस वजह से क्या होती है इसमें मिक्स नहीं हो पाती और ये यहाँ से फिर निकल जाती है, और फिर जब निकलती है तो इसको वापस क्या करते हैं इवेपोरेटर के अंदर फीड करा देते हैं। तो ये इसी के अंदर ऐसे ये जो है हाइड्रोजन हमारा इसी के अंदर चलता है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ से अमोनिया बहुत तेज़ी से पास होती है। ठीक, और फिर इसके अंदर ये अमोनिया अच्छे से पास हो रही है, उसका जो है वो भी कम है,
तो ये यहाँ से अपने आप आसानी के साथ जो है इस जनरेटर के अंदर चली जाती है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। COP OP वगैरह सब कुछ वैसे निकालते हैं, बस ये केवल ऐसे पूछेगा, तो ये आपको बता देना है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। हाँ, ये चीज़ है लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ही है, बट वहाँ पे क्या था, जैसे हमने अमोनिया वाटर यूज़ करा था, तो यहाँ पे क्या है, वाटर और लिथियम ब्रोमाइड यूज़ होते हैं, यहाँ पे अमोनिया का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें अंतर सिर्फ इतना ही, वर्किंग प्रिंसिपल सबका एक जैसे ही है, अंतर सिर्फ ये है कि वहाँ पे अमोनिया और वाटर के अंदर अमोनिया जो है हमारा रेफ्रिजरेंट था और वाटर हमारा जो है एब्जॉर्बर था, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता था अमोनिया को। यहाँ पे क्या होता है कि बस उल्टा है, यहाँ पे वाटर रेफ्रिजरेंट के जैसे काम करता है और हमारा लिथियम ब्रोमाइड क्या है, वो एब्जॉर्बर है, ठीक है, ये एब्जॉर्बेंट कह दो कि वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को। तो ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट था, यहाँ पे हमारा वाटर रेफ्रिजरेंट है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक। तो मुझे नहीं लगता है इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ये उसके कुछ डायग्राम दे रखे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब बात आती है कि कुछ इसके ऊपर लगने हम जो है ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऑब्जेक्टिव लगा लिए जाएं जो है। तो चलो शुरू करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज इन द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कौन सा यूज़ करते हैं भाई जो कॉमनली हम, तो कॉमनली हम जो है क्या यूज़ करते हैं, वाटर, हाँ वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन लिथियम ब्रोमाइड और जो है उसके केस में, वाटर केस में, तो वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट हो जाता है और LiBr हमारा क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्बेंट। तो अकेले से तो वाटर से काम तो चलेगा नहीं भाई, अमोनिया केवल अकेले अमोनिया भी नहीं देगा, फ्रेन भी अकेले क्यों नहीं देगा, हमें कम से कम 2 रेफ्रिजरेंट चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्वा अमोनिया, हाँ एक्वा मतलब वाटर और अमोनिया मतलब अमोनिया, तो एक्वा अमोनिया, हाँ ये यूज़ करा जाता है, बिल्कुल सही है। द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या है भाई, गिव्स नॉइजी ऑपरेशन, नॉइजी ऑपरेशन नहीं होता, नहीं गलत बात, ये किस में होगा, वेपर कंप्रेशन में होता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कंप्रेसर यूज़ नहीं करते हैं, तो ये नॉइजी नहीं होगा, बिल्कुल। दूसरा क्या है, इट रिक्वायर्स लिटिल पावर कंजप्शन, नहीं भाई कम लिटिल पावर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लो ग्रेड एनर्जी यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं ना, तो हीट को पहले क्या करते हैं, हीट को जनरेटर में देते हैं, फिर वहाँ से वो जो है वर्क करता है, तो भाई पावर कम तो नहीं चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया। कूल्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ ये चीज़ तो ठीक है, कूल 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कूल कर सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए इसको एकदम सही मानना ज़्यादा ठीक नहीं, कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, हाँ इट गिव क्वाइट ऑपरेशन, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये जो है क्वाइट ऑपरेशन देता है, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती इसे। फिर क्या है ना, आपका अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इनकम्प्लीट रेक्टिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, हाँ ये कह रहा है कि अगर एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर मान लिया वाटर जनरेटर से जो निकल रही है उसको सही से रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो क्या होगा, वाटर कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कंडेंसर में इकट्ठा होगा कि वेपरेटर में कि एब्जॉर्बर में कि कहीं नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम को एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे देख लो, चलो उसी के जैसा है लगभग, यहाँ पे देख लो, मान लिया कि ये, चलो उसी को दिखा दें क्या, यहाँ पे है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे एनालाइज़र लगा देते हैं, उसके आगे जो है हम यहाँ पे एक और सिस्टम लगाते हैं, देखो यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ, कहाँ गया भाई, ये देखो, हाँ कंडेंसर का रेक्टिफायर लगा देते हैं, यहाँ पे एनालाइजर। ये पूछ रहा है कि ये रेक्टिफायर यहाँ पे क्यों लगा, जनरेटर के बाद रेक्टिफायर क्यों लगा। रेक्टिफायर जनरली हम लगाते हैं कि मान लिया अमोनिया को हम यहाँ पे अमोनिया और वाटर के सोल्यूशन को गर्म करें, तो अमोनिया का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इस वजह से क्या होगा, ये फटाक से अमोनिया यहाँ से जो है वेपराइज होगी और इसके अंदर चली जाएगी। अब कई बार क्या होता है, मान लिया हमने
टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही दे दिया, क्योंकि भाई हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो ऐसा मान लो लकड़ी जला के ऐसे कुछ दे रहे हैं तो कभी जो है हीट कम निकली, कभी ज़्यादा निकली, ऐसा भी हो सकता है। तो अब मान लिया कि ज़्यादा हीट निकल गई, तो क्या होगा, उसके साथ वाटर भी वेपराइज हो गया थोड़ा। अब वाटर वेपराइज हो गया तो क्या कहाँ चला जाएगा ये, इसके अंदर अमोनिया के कंपैरिजन में वाटर का जो है जो वो है, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत क्या है, लो है। यानी वाटर क्या है, जल्दी कंडेंस हो जाता है अमोनिया के कंपैरिजन में। अमोनिया क्या है, देखो गैस है, अगर रूम टेम्परेचर की मैं सीधी सी वैसे बात करूँ तो रूम टेम्परेचर पे क्या अमोनिया गैस होती है, और वाटर क्या है, वाटर हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अमोनिया जो है तो गैस में ही रह जाएगी, लेकिन क्या है कि कंडेंसर के अंदर जाके वाटर क्या है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर जैसे टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ड्रॉप हुआ तो ये वाटर जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अमोनिया तो पास कर जाएगी, लेकिन ये जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, इसकी एफिशिएंसी को ये डिक्रीज कर देगा। ठीक, फिर अगला क्या है, हाँ, द कंपेयरिंग द मैकेनिकल कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, द कंप्रेसर ऑफ द फॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय टरबाइन। कंप्रेसर को किससे रिप्लेस किया गया है, ये सिंपल सी बात है भाई, एब्जॉर्बर लगा देते हैं, जनरेटर लगा देते हैं, लिक्विड पंप और क्या लगा देते हैं, एक्सपेंशन वाल्व पे यहाँ नहीं लगाते हैं, जनरेटर, इवेपरेटर, लिक्विड पंप, हाँ लिक्विड पंप बिल्कुल लगा देते हैं, एब्जॉर्बर और लिक्विड पंप, केवल एब्जॉर्बर लिक्विड पंप नहीं लगाते, जनरेटर भी जरूरी नहीं है। वो अभी आवाज़ थोड़ा आती है, आवाज़ आती है ना। एब्जॉर्बर, जनरेटर, लिक्विड पंप और प्रेशर रिडक्शन वाल्व, हाँ ये सही है, ये लगा देते हैं। फिर क्या है अगला, द COP ऑफ द पार्शियल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ लेस, हाँ बिल्कुल लेस होती है, पार्शियल वेपर कंप्रेशन की कंपैरिजन में इसकी COP जो है लेस होती है। द COP ऑफ द 1 टन एक्वा अमोनिया वाटर एब्जॉर्ब रेफ्रिजरेंट प्लांट इज 0.5, व्हाट इज द हीट सप्लाइड टू द जनरेटर। ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, 210 TR होती है। अब यहाँ पे दे रखा है कि वाटर 1 TR का कैपेसिटी, इसकी COP दे रखी है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन दे रखा है वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का है, एंड देन हीट सप्लाइड टू जनरेटर, कितनी हीट सप्लाइड यहाँ से की गई है, तो ये दे रखा है भाई। COP बेसिक फार्मूला लगाना, डिजायरिफाइड बाय वर्क इनपुट, इसको आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, करीब जो है ये 7 के आसपास आ जाएगा, लगभग 7 या समथिंग ऐसे कुछ आएगा। आप इसको करके देख लेना, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। आगे देखते हैं, द रेक्टिफिकेशन इज फिटेड इन अमोनिया वेपर, तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि रेक्टिफायर क्यों लगा दिया गया। रेक्टिफायर को लगा जाता है कि जो है वाटर जो है हमारा उसके अंदर ना पहुंच पाए, तो ठीक है, सुपर हीट नहीं करना है अमोनिया को, अनवांटेड वाटर वेपर बाय हीटिंग द वेपर मिक्सचर, रिमूव ऑफ अनवांटेड वाटर बाय कूलिंग द वेपर मिक्सचर, हाँ भाई कूल करा के ही करते हैं, क्योंकि अगर हीट कराएंगे तो हो सकता है। फिर क्या है, द रिमूव ऑफ अनवांटेड वाटर बाय कूलिंग द वेपर मिक्सचर एंड कंडेंसिंग द वाटर, हाँ ये वाला ज़्यादा सही है, ये वाला इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम वाटर को कंडेंस करा के वापस उसको हम जो है जनरेटर को भेज देते हैं, ठीक है, और एक कंडेंसर के अंदर ना पहुँचे इससे पहले क्या है, पहले ही कंडेंस करा के इस वाटर को रेक्टिफायर में हम कंडेंस करा के वापस जो है जनरेटर को भेज देते हैं। अब 8वां का इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इस क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर है, नहीं वेपर कंप्रेशन तो नहीं है, ये वेपर क्या बोले हैं कि हम वेपर एब्जॉर्प्शन का जुड़ा भाई है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर विद लिक्विड पंप नहीं भाई, लिक्विड पंप को ही तो रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रोफ्लक्स बनाया गया है, तो ये क्या है, विदाउट वेपर एब्जॉर्प्शन है, विदाउट कौन सा है, विदाउट लिक्विड पंप, कोई पंप नहीं यूज़ करते। इन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, नहीं अमोनिया तो वाटर में ही एब्जॉर्ब होगी, हाइड्रोजन इवेपरेट्स इन अमोनिया, हाइड्रोजन इवेपरेट, यहाँ एक एक करके, अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन हाइड्रोजन, नहीं अमोनिया हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। फिर अगला देखते हैं, अमोनिया एब्जॉर्ब होती है वाटर के अंदर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन वाटर, हाँ अमोनिया
वाटर के अंदर तो एब्जॉर्ब होती है। फिर क्या, अमोनिया इवेपरेट्स इन हाइड्रोजन, हाँ ये भी सही है, अमोनिया इवेपरेट करता है, इवेपरेट्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या अमोनिया इवेपरेट हो जाती है। हाइड्रोजन इवेपरेट्स इन अमोनिया, ये कह रहा है हाइड्रोजन इवेपरेट होती है अमोनिया के अंदर, नहीं है ऐसा। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में कभी आती नहीं, ये क्या है हमेशा वेपर फॉर्म में रहती है ना। इवेपरेटर के अंदर जब जाती है तब भी ये क्या है कि बहुत लाइट वेट होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी बहुत, ये क्या है इसका जो प्रेशर है जिस पे ये क्या होती है लिक्विड फॉर्म में आती है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये जनरली क्या होता है लिक्विड में जनरली आती ही नहीं, ये बहुत लाइट वेट होती है। तो इसमें ज़्यादा ट्रिपेड, देखो ये भी सही है ये भी सही है। अब ये वाला ज़्यादा सही है, ये वाला ज़्यादा सही। तो पहले देखो बी वाला, अमोनिया इज अब्जॉर्ब इन वाटर, हाँ अमोनिया वाटर में अब्जॉर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो ये सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन में भी अमोनिया वाटर में अब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रोफ्लक्स में भी वाटर में अब्जॉर्ब होती है, तो ये दोनों के केस हो गया, ठीक है। तो ये वाला स्पेसिफिक केस नहीं हुआ हमारा इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये दोनों में चल रहा है, बी वाला ऑप्शन। सी वाले ऑप्शन में क्या है, अमोनिया इवेपरेट्स इन हाइड्रोजन, अमोनिया जो है इवेपरेट हो जाती है हाइड्रोजन के अंदर, ये वाला ज़्यादा सही है। तो इलेक्ट्रोफ्लक्स के लिए इसीलिए हम हाइड्रोजन को जो है इसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं ताकि अमोनिया जो है हमारी जल्दी से आसानी से इवेपरेट हो जाए। फिर 10वां क्या है, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर को क्या कहते हैं, तीन फ्लूइड यूज करा जाता है भाई यहाँ पे, तो सीधी सी बात है 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज में बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लूइड, वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या, हाइड्रोजन इज यूज इन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सो एज टू वेपर प्रेशर अमोनिया इन वेपरेटर, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, सीधी सी बात है। 12 में हम इसलिए यूज़ कराते हैं ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन के अंदर जब हम हाइड्रोजन को यूज़ करें तो वेपरेटर के अंदर क्या हो जाए कि जो अमोनिया का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर यानी जिस प्रेशर पे अमोनिया कंडेंस होती है और वेपराइज होता है लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, वो क्या है डिक्रीज कर जाए। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो अमोनिया जल्दी से क्या हो जाएगी, वह वेपराइज हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया जब इवेपरेटर के अंदर एंटर करता है तो वो कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड। अब हाइड्रोजन मिला दिए तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी लाइट वेट हो जाती है, उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तुरंत क्या हो जाएगी हमारी आसानी के साथ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो जो है इवेपरेटर के थ्रू आसानी के साथ जो है पास कर सकेगी, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। एंड इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, नो लिक्विड पम्प, हाँ कोई लिक्विड पम्प नहीं होता है, बिल्कुल सही। तो 13 और 13 का सी, इन एक्वा अमोनिया एंड LIVR वाटर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट आर रेस्पेक्टिवली, हाँ कह रहा है अमोनिया वाटर अमोनिया में और लिक्विड लिथियम ब्रोमाइड और वाटर में, ये बताओ कि इन दोनों में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट को यूज़ करा। तो एक्वा अमोनिया में आपको पता है कि अमोनिया यूज़ करी जाती है, और लिथियम ब्रोमाइड और वाटर में कौन से यूज़ करा जाता है, वाटर, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। इन द लिथियम ब्रोमाइड वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, वही चीज़ है भाई, लिथियम ब्रोमाइड में क्या है, वाटर को हम रेफ्रिजरेंट के जैसे यूज़ करते हैं, लिथियम ब्रोमाइड को हम अब्जॉर्बेंट के जैसे यूज़ करते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही है बस, ठीक, घुमा फिरा के वही। अब इससे ज़्यादा आपको वेपर अब्जॉर्प्शन में नहीं आने वाला, एकदम गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ की, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपका वेपर अब्जॉर्प्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया।